बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो फाइनली बढ़ते हैं पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 11 विच इज मैनेजिंग नॉलेज। और इसमें जो आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का वो बेस करता है इंटेलिजेंट टेक्निक्स जिक्र करता है। तो इसमें बताया गया कि इंटेलिजेंट टेक्निक्स को आपको क्विकली इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें इन्होंने जैसे बताया कि इंटेलिजेंट टेक्निक्स में अगर मेरे पास हाइलाइटर लूँ तो ये बता रहा है कि इंटेलिजेंट टेक्निक्स यूज्ड टू कैप्चर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव नॉलेज एंड टू एक्सटेंड नॉलेज बेस्ड। तो इंडिविजुअल और कलेक्टिव नॉलेज है उसको जो है कैप्चर करता है ये इंटेलिजेंट टेक्निक्स एफिशिएंटली, और उनकी बेस पे सिस्टम को इतना इंटेलिजेंट बनाया है कि सिस्टम्स समटाइम डिसीजन भी लेते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट चीज़ों को क्विकली ब्रीफली बताया। आपको ये बताया गया कि जो टेसिट नॉलेज है जो आपके माइंड में रिजाइड करता है उसको एक्सपर्ट सिस्टम्स के थ्रू कवर किया जाता है, केस बेस्ड रीजनिंग के जरिए देखा जाता है, जो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे, फर्जी लॉजिक के जरिए। और एक एग्जांपल भी दी हुई है कि जो जैपनीज एक ट्रेन उन्होंने बनाई है फर्जी लॉजिक के जरिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सेकंड फेज पे है एक नॉलेज को कैप्चर करना। सेकंड है नॉलेज को, न्यू नॉलेज को डिस्कवर करना जो कि अभी तक डॉक्यूमेंटेड भी नहीं होता। वो न्यूरल नेटवर्क को डेटा माइनिंग के जरिए किया जाता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और फिर थर्ड फेज भी है कि जनरेटिंग सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसको जनरेट किया जाता है थ्रू जेनेटिक एल्गोरिथम्स के जरिए, इनको जनरेट किया जाता है। और लास्ट वन है ऑटोमेटिंग द टास्क, इंटेलिजेंट एजेंट्स के जरिए जो है वो इंटेलिजेंट एजेंट्स क्रिएट किए जाते हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डिफरेंट टास्क को ऑटोमेट किया जाता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स दैट इम्यूलेट ह्यूमन बिहेवियर को वो कॉपी करते हैं या उस तरह करने की कोशिश करते हैं किसी एक एक्सटेंड में, ह्यूमन बिहेवियर को लेकर वो चलते हैं। अभी तक जो चीजें थी वो ह्यूमन लॉजिक पे काम करते थे कंप्यूटर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्यों इतना इवॉल्व किया और इतनी एप्लीकेशन है? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर और पैटर्न रिकॉग्निशन पे वर्किंग करता है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ इसकी डिटेल से पहले कि ये एक्सपर्ट सिस्टम्स, केस बेस्ड रीजनिंग, फजी लॉजिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स, ये इटसेल्फ अपने अंदर एक डिफरेंट फील्ड्स हैं। इन पे बुक्स लिखी गई हैं, इन पे आर्टिकल्स अपने पब्लिश्ड हैं। ये पूरी पूरी थ्योरीज है जिसपे पूरी नॉलेज एरियाज हैं जहाँ एक्सपर्ट्स ने पूरी जिंदगी काम किया है, और इसमें अलग अलग पीएचडीज हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दो दो स्लाइड्स में सिर्फ आपको जल्दी से उसका एक डेफिनेशन और एक सिंपल एप्लीकेशन बताई हुई है। अगर किसी ने फर्दर एक्सप्लोर करना है तो फर्दर वीडियोस आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। और डिफरेंट वीडियोस ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आप उसके जरिए भी काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपको सिर्फ ब्रीफली बताया गया है कि नॉलेज मैनेजमेंट जो है ऐसे इसके जरिए भी की जाती है। सबसे पहले एक्सपर्ट सिस्टम्स की बात करते हैं। तो ये एसेट नॉलेज जितना आपको होता है उसको कवर करते हैं, और बड़ा लिमिटेड सा डोमेन ऑफ नॉलेज है। इसमें इफ देन स्टेटमेंट्स होती है, अगर ये केस है तो ये करें, अगर ये है तो ये करें, ये है तो ये करें। तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ एक्सपर्ट्स का नॉलेज दिया जाता है, और इसके बड़े लिमिटेड से आउटकम होते हैं। ये नहीं होता कि आउटकम इसके बेशुमार, बड़े लिमिटेड से आउटकम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक में जा रहे हो और आपने क्रेडिट लेना है तो वो 8-10 उसके आउटकम होंगे। अगर ये केस है, ये केस है, ये केस है, तो फिर आपको दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। ये लाइफ इंश्योरेंस करनी है तो फॉरन में तो बहुत ज्यादा इंश्योरेंस, तो उसके लिए लिमिटेड से आपके पास जो टेसिट नॉलेज एक्सपर्ट्स का वो ले लिया गया कि इस तरह कैटेगराइज कर दिया कैटेगरीज में, और डिफरेंट कंडीशंस है। इफ देन स्टेटमेंट को वो चेक करता है, वो आपको बता देता है कि ये करता है कैप्चर नॉलेज ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉइज एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स दैट कैन बी बाय अदर इन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। और इसमें फिर आगे बताया टिपिकली परफॉर्म लिमिटेड टास्क दैट में टेक अ फ्यू मिनट्स और आवर्स, फॉर एग्जांपल डायग्नोसिंग malfunction मशीन्स और डिटरमिनिंग वेदर और टू ग्रांट क्रेडिट और लोन। तो बैंक की तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, लेकिन मैंने आपको पहले एक एग्जांपल्स बताई थी पाकिस्तान टोबैको कंपनी की, जो कि एक्सपर्ट सिस्टम्स को यूटिलाइज करते हैं। अगर मशीन में कहीं प्रॉब्लम है, अगर आप किसी मूवीज में भी देखें या ऑनलाइन देख सकते हैं, कहीं मशीन में प्रॉब्लम होती है तो वो एरिया ब्लिंक होने लगता है कि यहाँ पे इस जगह पे प्रॉब्लम है। फिर आप उसको फर्दर क्लिक करते हैं तो बताता है कि या ये हो सकता है या ये हो सकता है, इसको चेक करें। इसको जब आप चेक करते हैं तो फिर बताता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे। ठीक है, और मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया कि कैसे वो करता है। यूज्ड फॉर डिस्क्रीट हाईली स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग। ये डिस्क्रीट डिसीजन होती है, दिस देन दिस, दिस देन दिस, और ये बड़े हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप ये चीजें चलती है। अच्छा, जो एक्सपर्ट सिस्टम है इसमें ये है कि उन्होंने बैंक का बता दिया कि अगर इनकी इनकम 50,000 से अबव है तो फिर इसके बाद क्या करें इस बंदे को, रूल्स इन एन एक्सपर्ट सिस्टम। और बता रहे हैं कि जो क्रेडिट ग्रांटिंग है एक्सपर्ट सिस्टम में, वो क्रेडिट कैसे दिया जाएगा, इसको आप थोड़ा सा देख लें। और रूल बेस्ड सिस्टम आप बता सकते हैं अपना भी। अगर आप प्रोजेक्ट करें तो उसमें आप एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन है तो वर्कर्स को या शिफ्ट को ये करना चाहिए, और अगर ऐसी कंडीशन है तो इन सेटिंग्स पे काम करना चाहिए। एक्सपर्ट सिस्टम्स वर्क नॉलेज बेस्ड सेट ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ रूल्स इसके अंदर होते हैं। सेट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रूल्स इसलिए होते हैं कि ये बैक एंड पे देखता है कि कितने लोगों ने इस पर वर्किंग की, उनको कॉपी करता है।
और इन्फ्रेंस इंजन स्ट्रेटजी यूज टू सर्च नॉलेज बेस। इसमें फॉरवर्ड चेनिंग भी होती है, बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग क्या होता है? इन्फ्रेंस इंजन बिगिंस विद इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय यूजर एंड सर्च नॉलेज बेस्ड टू अराइव एट अ कंक्लूजन। ठीक है, वो कहता है फॉर एग्जांपल अगर मशीन है तो वो क्लिक करते हैं, अगर डायग्नोसिस हो रही है, मेडिकल डायग्नोसिस, जैसे आप कहते हैं टेलीपैथी या टेली जो एक्सपर्टीज है डॉक्टर्स की वो आजकल यूज कर, तो वो यही कहते हैं कि अगर आपके स्टमक में पेन है, चेक करें कि इस वजह से यहाँ पे भी पेन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये क्या है? फॉरवर्ड चेनिंग है। बैकवर्ड चेनिंग है, बिगिंस विद एन हाइपोथेसिस एंड आस्क्स द क्वेश्चन अंटिल हाइपोथेसिस इज कंफर्म्ड और डिसअप्रूव्ड। तो क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस अपने ख्याल में ले लेता है कि भाई अगर लोगों को पेन है और इस एरिया में पेन है, तो डॉक्टर अपने ज़हन में पहले एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि भाई अगर ये पेन है तो क्या ये चीज़ है इसको, तो फिर वो क्वेश्चन करते हैं भाई ऐसा पेन है, ऐसा पेन है, ऐसा पेन है, तो चेक करते हैं कि क्या इसको जो है वो अपेंडिक्स का पेन है या इसको जो है और कोई प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, किस टाइप का पेन है। तो कहते हैं बैकवर्ड चेन है, जिसमें आप हाइपोथेसिस ज़हन में क्रिएट करें और उसको बैकवर्ड रिट्रीव करें। और अक्सर साइंटिफिक स्टडीज में हम क्या करते हैं, जिन्होंने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर देते हैं कि जो ये सीमेंट है या ये मेरा नया मिक्सचर है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इससे ज्यादा है या इससे कम है। तो हम नल हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इससे ज्यादा है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है कि इससे कम है, इससे ज्यादा नहीं है अल्टरनेटिव। उस हाइपोथेसिस को हमने बैकवर्ड चेनिंग पे हम आते हैं और डिफरेंट टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट की बेस पे हम ये कहते हैं कि either we reject the null hypothesis or we fail to reject the null hypothesis। जिन्होंने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ी हुई है वो थोड़ा सा इससे एग्री करेंगे और उनको समझ आएगी ये वो बैकवर्ड चेनिंग है। अच्छा, इन्फ्रेंस इंजन्स के जरिए यही है कि वो अगर इनको लाइफ इंश्योरेंस इनकी करनी है कि नहीं करनी है, ये कि अगर उनकी इनकम $100,000 से अबव है और फिर फर्दर कंडीशंस है तो सेल्स एजेंट को देंगे कि इसको भी आप देख लें। फिर फर्दर आगे जाते हैं सक्सेसफुल एक्सपर्ट सिस्टम्स जो हैं, इन्होंने बताया हुआ है कि कॉन्वे ट्रांसपोर्टेशन बिल्ट एक्सपर्ट सिस्टम, ये नेट पे आप इसको सर्च करें और बुक में भी है, टू ऑटोमेट एंड ऑप्टिमाइज प्लानिंग ऑफ ओवरनाइट शिपमेंट्स फॉर नेशनवाइड फ्री ट्रकिंग सिस्टम्स। इन्होंने ओवरनाइट रूट्स बता दिए कि अगर ये लोड कंडीशंस है, ये वेदर है, ये चीजें हैं, इस पैरामीटर्स को देख के तो ऑटोमेटिकली एक फ्री ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क डिजाइन कर देते हैं। मोस्ट एक्सपर्ट सिस्टम डील्स विद द प्रॉब्लम्स और क्लासिफिकेशन have relatively few alternative outcomes and possible outcomes are known in advance। तो आपके पास वो क्लासिफिकेशन करता है, पहले तो आपको आउटकम पता होंगे, ये जो आउटकम होंगे ये इतने होंगे, जैसे आउटकम 1 2 3 4 5 यही आउटकम होंगे, टोटल लेट्स सपोज 10 आउटकम है, और आपको ये पता होगा कि पॉसिबल आउटकम पहले से पता होंगे, तो अल्टरनेटिव्स आपके पास बहुत कम होंगे, या ये अल्टरनेटिव्स चूज कर लें, ये कर लें, आपके पास थाउजेंड्स अल्टरनेटिव्स नहीं होंगे, 10 ही होंगे। ठीक है, many expert systems require large lengthy and expensive development and maintenance efforts। तो इसमें बताया गया कि हायरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ एक्सपर्ट में बी लेस एक्सपेंसिव। तो समटाइम्स ये होता है कि जो many expert system require large lengthy expensive development and maintenance cost, इस पे सारी चीजें आती हैं। इससे बेहतर ये होता है कि आप कोई एक्सपर्ट ही हायर कर लें, क्योंकि जो एक्सपर्ट की नॉलेज है वो मैनुअल एक्सपर्ट सिस्टम से बहुत ज्यादा हाई होती है कैपेबिलिटीज। लेकिन ये होता है कि जो एक्सपर्ट सिस्टम समटाइम्स जो एक्सपर्ट ऑलरेडी होते हैं एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम में, उनको हेल्प कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, उसका ये काम होता है। फाइनल डिसीजन अक्सर जो है वो ह्यूमंस ही लेते हैं। केस बेस्ड रीजनिंग की आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल बता दूं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान टोबैको कंपनी की एग्जांपल लें, तो हमारे बॉस थे प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जापान से एक मैन्युफैक्चरिंग एक मशीन जो है वो उन्होंने परचेज की। वो मशीन इन्होंने नई परचेज नहीं की, वो क्या करती थी, जो हमारे पास जो लीफ आता था उसकी ग्रीन लीफ थ्रेशिंग से लीफ आता था, उसकी मॉइस्चरिंग और कंडीशनिंग उसकी हो जाती थी, बाद वो ले जाके उसकी वो थ्रेशिंग किया करते थे उस लीफ की। तो वो एक और थ्रेशिंग या कटिंग ब्लेड्स की एक मशीन थी, वो जब उन्होंने जर्मनी से इंपोर्ट की, और वो उन्होंने सिर्फ इसलिए इंपोर्ट नहीं की कि वो नई मशीन इंपोर्ट की, बल्कि ऑलरेडी जर्मनी में एक मशीन अवेलेबल थी, यूज्ड मशीन उन्होंने ली और वो उन्होंने इंपोर्ट की। अच्छा, वो इंपोर्ट की उससे पहले उन्होंने सारी डिफरेंट केस सिनेरियो स्टडी किए, और उन्होंने देखा कि अगर मैं ये मशीन इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, नई मशीन से इसमें कितना डिफरेंस है, क्या फायदा है, उस पर ट्रेनिंग्स वो लेकर आए, और केस बेस्ड रीजनिंग उन्होंने उसकी पूरी एक पोर्टफोलियो और उसका एक केस जो है वो डिजाइन करके कंपनी को दिया। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम कंपनी जब भी कोई मशीन
लेना चाहिए, इस मशीन में कोई प्रॉब्लम होगा, या इसी तरह की कोई और मशीन किसी और प्लांट में, अगर अकोड़ा खटर प्लांट में लगेगी, कोई और लगाना चाह रही है, तो वो केस बेस्ड रीजनिंग के जरिए नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में जाएगी और कहेगी सेम मशीन जब फ्लाम मैनेजर ने इस ईयर में लगाई थी तो उन्होंने किस चीज़ को कंसिडर किया था, उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स थे, अकॉर्डिंगली वो अपने प्लांट में भी उसको करेंगे। ये केस बेस्ड रीजनिंग की एक एग्जांपल है। सेकेंडली, एक और सिंपल एग्जांपल अगर नेट पे आप जाए तो आपको मिलेगी कि अगर कोई मैकेनिक है जो गाड़ी ठीक करता है, उसको पता है कि अगर गाड़ी के रेडिएटर में इस तरह का फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम आ गया था और टोयोटा की गाड़ी थी, मॉडल कोई और था, तो अगर सिमिलरली टोयोटा की कोई और गाड़ी आई या इवन होंडा की भी आई तो वो केस बेस्ड रीजनिंग पे काम करते हैं कि फलां रेडिएटर मेरे एक्सपर्ट ने इस तरह ठीक किया था तो इसका भी कुछ ऐसा ही होगा, मिलता जुलता उसके पैरामीटर्स देखे, तो इसको केस बेस्ड रीजनिंग कहते हैं। और इसी तरह ये जो केस बेस्ड रीजनिंग है ये मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम्स के अंदर यही किया जाता है कि अगर फलाना केस था उसको ये चीजें थी तो मोर और लेस इसके साथ भी ऐसी कस्टमर सपोर्ट में भी केस बेस्ड रीजनिंग होती है कि अगर फलां मेरे पास कस्टमर आया था या कॉलिंग एजेंट के पास आया था एफिनिटी ग्रुप के पास, तो ये प्रॉब्लम्स थे, ऑलरेडी एकदम से क्लिक हो जाता है कि अगर इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो उसको पॉप अप करके दे देता है कि इसके लिए आप ये सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं, चेक करके तो वो आपको दे सकता है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन स्पेशलिस्ट or system searches for cases with characteristics similar to new ones and applies solutions to old ones to new cases। ठीक है, पुराने के केसेस थे वो न्यू वन पे अप्लाई करते हैं, यही लॉ फॉर्म्स भी यही करती है, केस बेस्ड रीजनिंग करती हैं कि फलां जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी पास की थी और ये एक चीजें थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पास की तो उनके पास एक प्ली बन जाती है, आगे भी जब भी इस किस्म का केस आएगा तो हम ऐसे ही रीजनिंग के जरिए अपना केस लड़ेंगे और उसी को पास पे या फेल हो सकता है। सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल एप्लीकेशंस आर ग्रुप्ड विद द केस के जरिए हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने या अपना ये सक्सेसफुल हुआ था या अनसक्सेसफुल हुआ था केस। इसी तरह अगर पाकिस्तान टोबैको कंपनी में मशीन लगी थी तो वो कितनी सक्सेसफुल रही, उसने अपने गोल्स और अपनी सक्सेसफुल लाइफ अचीव की थी कि नहीं की थी, वो सब चीजें उसमें आ जाती है। ठीक है, फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इंटेलिजेंस नॉलेज बेस इज कंटीन्यूअसली एक्सपेंडेड एंड रिफाइंड यूजिंग। ठीक है, अच्छा ये केस बेस की एग्जांपल इसको आप देख लीजिएगा। केस बेस के जरिए इन्होंने सिस्टम यूजेस अ 6-step प्रोसेस टू जनरेट सॉल्यूशंस टू न्यू प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय द यूजर। ठीक है, डेटाबेस में पड़े हुए और वो यूजर्स के प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करके वो सॉल्यूशन देते हैं। फजी लॉजिक एक बहुत इंटरेस्टिंग है। फजी लॉजिक इटसेल्फ यहाँ पे बहुत सिंपली बताया गया हुआ है और आप इस पे और भी चीजें देख सकते हैं। फजी लॉजिक को मैं आपको एक क्विक इस पे आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल इसमें हम स्पेसिफिक वैल्यूज की जगह लिंग्विस्टिक में जैसे टेम्परेचर कंट्रोल की एग्जांपल है, क्योंकि कोल्ड है वो इसकी रेंज शुरू हो रही है 40 से और कोल्ड खत्म हो रहा है 60 तक, ये कोल्ड है डिग्री फॉरेनहाइट में, और कूल जो है वो 45 से जा रहा है 70 तक, नॉर्मल 60 टू 80। वार्म ये क्यों, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कोल्ड 40 होगा, कुछ के लिए 60 होगा, कुछ के लिए 45 होगा, कुछ के लिए 70 होगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आपके पास आ जाए जिसमें चीजें सब्जेक्टिव हो, रिलेटिव हो, मेरे लिए हो सकता है जो कोल्ड है वो 60 हो, लेकिन अगर आप हैं यंग है, 22 ईयर्स हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई है तो आपके लिए कोल्ड 40 होगा, मेरे लिए 60 होगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस चीजों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर्स के अंदर फजी लॉजिक यूज किया गया होता है। ठीक है, तो फजी लॉजिक में आप बाकी भी चीजें देख सकते हैं। मैं क्विकली आपको बता दूं, रूल बेस्ड टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट इनप्रिसिशन यूज इन लिंग्विस्टिक कैटेगरी। इनप्रिसिशन होती है, मेरे लिए कोल्ड 40 है 60 है, आपके लिए जो कोल्ड है वो 40 है, मेरे लिए जो कूल है वो एक आपके लिए डिफरेंट है। इस तरह की रेंज जहाँ पे वैल्यू यूजर बेस्ड और सब्जेक्टिव, उसको हम फजी लॉजिक कहते हैं। रूल बेस्ड डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर फिनोमिनन और प्रोसेस लिंग्विस्टिकली एंड देन रिप्रेजेंट दैट डिस्क्रिप्शन इन अ स्मॉल नंबर ऑफ फ्लेक्सिबल रूल्स के अंदर ये बताया जाता है। और इसमें इफ देन सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम रिक्वायरिंग एक्सपर्टीज दैट इज डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट विद इफ देन के जरिए आप इसको हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगाऊं इफ टेम्परेचर इज 40 तो इसको कोल्ड का है नहीं, क्योंकि ये तो पूरी रेंज है, 45 भी कोल्ड आ रहा है, ये कूल आ रहा है, तो ये यूजर बेस्ड हो गई। इफ देन से हैंडल नहीं होती तो हम फजी लॉजिक में जाएंगे। और फजी लॉजिक के जरिए आप देख सकते हैं कि जो आप कैमरे का जो ऑटो फोकस है वो फजी लॉजिक के जरिए कंट्रोल होता है, वो इफ देन से कंट्रोल नहीं होता। उसके जरिए आपके जो इमेज है उसकी ब्राइटनेस पे उससे जो लुमिनस आ रही है उसको लिया जाता है और डिस्टेंस बिटवीन कैमरा एंड द ऑब्जेक्ट को लिया जाता है और वो ऑटो फोकस कैमरा करता है। इसको फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं नेट पे। इसके अलावा जो डिटेक्टिंग पॉसिबल मेडिकल फ्रॉड है ये कैसे हो सकता है, ये भी आप नेट पे स्टडी कर सकते हैं, ये भी फजी लॉजिक के जरिए है। एक मैं आपको क्लियरली एग्जांपल दूंगा, सनडाइज सबवे सिस्टम एक्सीलरेशन कंट्रोल, जापान ने फर्स्ट टाइम जो अपनी इलेक्ट्रिक ट्रेन हैं उनके जरिए उनमें सबवे कंट्रोल को, एक्सीलरेशन कंट्रोल को उन्होंने फजी लॉजिक के जरिए किया, जिसके जरिए जब आप देखते हैं कि जैसी वो ट्रेन चलती है तो एकदम से आपको एक जर्क सा मिलता है, वो जर्क भी नहीं होते थे, और जब ट्रेन रुकती थी तब भी आपको जर्क नहीं मिलते थे, वो स्मूथ हो गई। और उसके जरिए उन्होंने एनर्जी जो अपना
कंट्रोल था एनर्जी कंजम्पशन की, गाड़ियों की इलेक्ट्रिसिटी, उसको 10% रिड्यूस किया। और ये जो है वो हिटाची इनकॉर्पोरेशन ने ये बनाया, दुनिया का पहला, यहाँ पे लगा काफ़ी जगहों पे है एक्सेलरेशन जो है सनराइज। कि आप नेट पे इसकी केस स्टडी अवेलेबल है, विकीपीडिया का मैंने रेफरेंस भी आगे जाके दिया है, आप उससे देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा मशीन लर्निंग, अच्छा कुछ मैंने चीज़ें यहाँ पे शेयर की थी, स्लाइड्स में वो नहीं आ सकी, खैर मैं स्लाइड्स में शेयर कर दूँ, आप देख लीजिएगा। और जो मैंने स्टैंडाइज स्टैंडाइज सबवे सिस्टम है एक्सेलरेशन कंट्रोल, या आप नेट पे लाजमी देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद जो मशीन लर्निंग मेरा फेवरेट टॉपिक है जिसपे मैं काम करना चाह रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, अलहमदुलिल्लाह एक कोर्स भी किया है। इसमें क्या करते हैं कि जो ह्यूमन एक्सपर्टीज है उसको एल्गोरिथम सीखते हैं, पास डेटा के जरिए वो सीखते जाते हैं, फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस, और प्योर डेटाबेसेस से वो लर्निंग करते हैं। जैसे आपका गूगल कर रहा है, गूगल सर्चेस जो है वो मशीन लर्निंग पे काम कर रहा है। और तो नेटफ्लिक्स का काम है वो मशीन लर्निंग के वो। अमेज़न भी जो आपको रिकमेंडेशन देता है, बेस रूल इसके पीछे लगा हुआ है, एक बेस रूल स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए काम करते हैं मशीन लर्निंग का। इसमें क्या होता है कि मशीन लर्निंग के जरिए आप पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करके आपका सिस्टम इंटेलिजेंट होता जा रहा है। मैं 2017 में सिलिकॉन वैली में विजिट किया, तो मैंने वहाँ पे गूगल कॉन्फ्रेंस की फॉर्चुनेटली फुल ब्राइट के हवाले से उसमें जाने का मौका मिला। इवन उन्होंने ये कहा कि हमारे जो जो उनके जो इंचार्ज थे, जो कि डेटा वेयर हाउस के इंचार्ज थे, मुस्लिम बॉर्न अमेरिकन थे वो, उन्होंने वहाँ एक्सप्लेन किया कि हमने किस तरह मशीन लर्निंग यूज करते हुए अपनी जो एफिशिएंसी थी इलेक्ट्रिसिटी, पहले डेटा की जो एक्सेसिबिलिटी और स्पीड एक्सेसिबिलिटी थी उसको उन्होंने 40% एनहेंस किया, और जो एनर्जी कंजप्शन थी उनको 20% रिड्यूस किया, और जो हीट जनरेशन थी उसको भी कम किया, क्योंकि इतने हाई अमाउंट में डेटा जनरेट हो रहा है। गूगल की आप जाइए और गूगल वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस की जो केस स्टडी उसको देखिए, वो अवेलेबल है ऑनलाइन, नेट पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। देखिए मशीन लर्निंग के जरिए कैसे उन्होंने ये रिजल्ट्स हासिल किए। सप्लाई चेन में आप मशीन लर्निंग को लोग यूज कर रहे हैं काफी ज्यादा। क्वालिटी इंजीनियरिंग में मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इमेज रिकॉग्निशन है, और इमेज और पैटर्न रिकॉग्निशन को आप क्वालिटी इंजीनियरिंग के साथ मर्ज कर सकते हैं, जो कि एक फ्यूचर रिसर्च एरिया है, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो। नेक्स्ट है न्यूरल नेटवर्क्स है। तो न्यूरल नेटवर्क्स को मैं पहले ये बता दूं कि इसमें डिफरेंट लेयर्स बना देते हैं। इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर होती है, आउटपुट लेयर। फॉर एग्जांपल वैलिड परचेज या फ्रॉडुलेंट परचेज हुई है क्रेडिट कार्ड की, तो वहां पे तो मिलियंस ऑफ क्रेडिट कार्ड है अमेरिका में और पूरी दुनिया में, तो बैंक्स कैसे देखेगा कि कोई फ्रॉडुलेंट परचेज तो नहीं हुआ। उसके लिए उन्होंने न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किए गए हैं, और न्यूरल नेटवर्क वो पैटर्न देख लेता है कि भाई अगर इस बंदे की पैटर्न ऐसा चल रहा है 1 साल से या 2 साल से, तो क्या ये एकदम से इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन या ऐसी ट्रांजेक्शन ये कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी लोकेशन के सब चीज़ों को। तो उसमें वो डेटा कहाँ से आता है, एज, इनकम, परचेज हिस्ट्री, फ्रीक्वेंसी परचेज, एवरेज साइज एंड सो ऑन। तो वो डिफरेंट लेयर्स बनती है, इसमें वन हिडन लेयर है। फिर इसमें अगर आप थोड़ा सा इसके मैथमेटिक्स बिहाइंड न्यूरल नेटवर्क जाएं, तो इसमें मैट्रिसेस बन जाते हैं, और मैट्रिसेस को डिफरेंट वेटेजेस दिए जाते हैं इनिशियली, और वो वेटेजेस हिडन लेयर ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं और आपको आउटपुट बताते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये फिनोमेना है। एमआईटी का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, जो वो मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग, उन्होंने कहा कि वी इट टुक अस 70 years to come up with a hardware to implement the knowledge, implement the concept of neural networks and pattern recognition। 70 साल में हमें चीजें बनी, क्योंकि एमआईटी ने इसको 70 साल पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था मैथमेटिक्स ने और एमआईटी ने, लेकिन इतने पावरफुल मशीन्स नहीं थी। अब वो मशीन्स आ गई हैं, वो बन गया। अच्छा अब इनके पास वो रिजल्ट्स आ जाते हैं इंटरेस्टिंगली, बट दे डोंट नो व्हाई and how they are getting these results। तो उन्होंने कहा now it will take another 70 years for us to precisely know कि why this neural network is working। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साइंस ने एक ऐसी चीज बना ली है जो वर्किंग कर रही है, लेकिन साइंटिस्ट को नहीं पता कि कैसे करती है। अगर आप किसी से पूछें कैसे वर्किंग, मतलब ये तो पता होगा इस मैकेनिज्म से करती है, लेकिन कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रही है, नो वन नो। समटाइम्स इट्स कॉल्ड अ ब्लैक मैजिक, इट्स नॉट ऑब्वियसली, बट ह्यूमन ब्रेन अभी इतना कैपेबल नहीं हुआ कि पढ़ सके, अपनी बनाई हुई चीज को समझ सके कैसे वर्किंग कर रही है। Find neural networks में क्या करता है, find patterns and relationship in massive amount of data, complicated for human to analyze, learn pattern by searching for relations and building models and correcting over again। human trace network for feeding it input data for output are known to help। अच्छा इसके आउटपुट पहले से नोन होते हैं, वो डेटा को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये आप फाइनेंशियली, या फॉर एग्जांपल अगर जमीन डॉट पी के अपने लिए न्यूरल नेटवर्क बनाना चाहे, तो बता देगा कि पेशावर में या रावलपिंडी में इस जगह पे
जमीन की इस हिस्टोरिकली ये प्राइसेस रही इतने स्क्वायर फीट के लिए, वो पैरामीटर्स देता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, वो न्यूरल नेटवर्क खुद ट्रेन करेगा मिलियन ऑफ डेटा के साथ, फिर टाइम वो इतना ट्रेन हो जाएगा कि वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन चल जाएगा। इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, साइंस, बिजनेस फॉर प्रॉब्लम इन पैटर्न रिकॉग्निशन, प्रेडिक्शन, फाइनेंशियल एनालिसिस, कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन। मेरा एक दोस्त है वो फुल राइटर है, और वो कैलिफोर्निया से उसने डेटा साइंस में किया, उसकी वजह से मुझे काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हुआ, थोड़ा बहुत उसने मुझे गाइड भी किया। उसकी अपनी एक कंपनी है अभी कराची में, और उसका मैं लास्ट मंथ में देख रहा था फेसबुक, उसमें उनकी कंपनी ने शेयर किया कि अबू धाबी में एक कंपनी है जो फाइनेंशियल एनालिसिस करती है और प्रॉपर्टीज की फाइनेंशियल वैल्यू एक्विजिशन के बारे में बताती है। तो उनके जरिए उनके लिए उन्होंने न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किए कि वो फाइनेंशियल, क्योंकि एक अब ह्यूमंस जाएं और ह्यूमंस का नॉलेज को उन्होंने कन्वर्ट किया न्यूरल नेटवर्क्स में, जो कि एक्चुअली बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग की ये कॉस्ट हो सकती है इन पैरामीटर्स को एडजस्ट करके। तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किया। जेनेटिक एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, अगेन मैं आपको बताऊं कि ये कॉम्प्लेक्स जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रीट मिक्स्ड इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपके पास ये शेड्यूलिंग के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आपको पता होता है कि इतने व्हीकल्स हैं, इतने राउट्स हैं और इतनी इसको हम शेड्यूल कर सकते हैं, वो उस किस्म के प्रॉब्लम्स ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जेनेटिक एल्गोरिथम्स के जरिए सॉल्व किए जाते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि आप डिफरेंट क्रोमोसोम्स ऑफ द प्रॉब्लम बनाते हैं, इसका अपना एक मैकेनिज्म है, और फिर आप फिटनेस वैल्यू देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, और जितनी मोस्ट लाइकली हायर फिटनेस वैल्यू जिसकी आती है जिस क्रोमोसोम की, आप कहते हैं कि ये सॉल्यूशंस जो है ये हाईली डिजायरेबल है इन दिस सिचुएशन। ठीक है, इससे ज्यादा अगर डिटेल्स देखनी है तो आपको इसको फर्दर टेक डाउन करना पड़ेगा, लेकिन ये भी नॉलेज मैनेजमेंट के अंदर आता है। डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उसके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और ये हमारे पास एक नॉलेज आ जाता है जेनेटिक एल्गोरिथम पे कि भाई ये कंडीशंस थी, इसमें ये क्रोमोसोम्स, ये अल्टरनेटिव्स बने, ये नॉलेज था और ये उसका सोल्यूशन है। तो ये क्या है, यूज इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, एफिशिएंट शेड्यूलिंग, ऑप्टिमल जेट इंजन डिजाइन in which hundred or thousand of variable exist, able to evaluate many solutions alternatives quickly, different alternatives को जिसमें यहाँ पे different chromosomes हैं, chromosomes बन जाते हैं, उसको ये quickly evaluate कर लेता है। और इसका useful for finding optimal solution for specific problem by examining very large number of possible solutions for that problem। ठीक हो गया, आगे जाते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट्स, इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या हैं, थोड़ा सा आगे मैंने इसकी विकिपीडिया से एक रिसोर्स डाल के उसका लिंक देके आपको बताया कि इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट एजेंट्स refers to autonomous entity which acts directing its activity towards achieving goal. It is an agent upon an environment using observation through sensors and consequent actuators। ठीक है, ये फिजिकली एक्शन लेता है एनवायरनमेंट को देख के, इसके अंदर रूल्स इन्होंने डाले होते हैं, एनवायरनमेंट को देखता है, उससे परसेप्शंस डेवलप होती है, सेंसर्स को आता है डेटा, और व्हाट इज द वर्ल्ड लुक लाइक नाउ। इसकी केस स्टडी भी हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल के आगे देखेंगे, और फर्दर उसके बेस में एक्शन टू बी डन, कंडीशन एक्शन इफ देन रूल्स और एक्चुएटर्स के जरिए वो एक्शन लेते हैं एनवायरनमेंट को देख के। इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं, इसकी जनरल डेफिनेशन है, उसकी फिर डिफरेंट फॉर्म्स है। वर्क विदाउट direct human intervention to carry out specific repetitive and predictive tasks for user process और application, जैसे deleting junk emails एक इसकी फॉर्म है, और फाइंडिंग चीपेस्ट एयर फेयर। इंटेलिजेंट एजेंट्स ये भी आपके लिए परफॉर्म कर सकते हैं। यूज अच्छा, ये कोई वर्चुअली एजेंट्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर में जनरेटेड होते हैं, फिजिकली अवेलेबल नहीं होते इंटेलिजेंट एजेंट, वर्चुअली होते हैं, लेकिन ये अगर इनके साथ एक्चुएटर और डिफरेंट फॉर्म होते हैं, मशीन्स को ऑर्डर दे देते हैं कि आप ये एक्शंस लें। limited built-in or learned knowledge base. Some are capable of self-adjustment. For example, Siri आपके मोबाइल फोन्स में है, या डिफरेंट बैंक्स जैसे बैंक ऑफ अमेरिका की हम यूज करते थे, मरिया उनकी ऐप है, सोफी उनकी ऐप है जो कि आपको बताती है, आप उससे पूछते हैं कि भाई मुझे अकाउंट खोलना, मुझे ये करना, मुझे सेविंग्स लेनी, तो सोफी आपको गाइडेंस देती है, तो वो एक इंटेलिजेंट एजेंट है आपके पास। Agent based modeling applications, system of autonomous agents or modeling behavior of consumer stock markets and supply chains used to predict spread of epidemics। ठीक है, तो वो behavior आ रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंटेलिजेंट अभी देखते हुए आया है, इंटरेस्टिंग है कि हम एक और रिसर्च एरिया मुझे मिला है कि हम इंटेलिजेंट एजेंट्स के जरिए एपिडेमिक्स के बिहेवियर को हम कैसे स्प्रेड को देख सकते हैं। जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 को हम कोविड को इसको हम जो है वो कैसे देख सकते हैं, इंटेलिजेंट एजेंट्स के जरिए बिहेवियर को, इसका स्प्रेड कैसे देखा जा सकता है, और बैक एंड पे यूज भी हो रहे हैं। आप वॉशिंगटन पोस्ट डिफरेंट इसकी सिमुलेशन देखी थी, तो वो इंटेलिजेंट एजेंट्स की बेस पे थी, तो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो कितनी तेजी से फैल जाए, कितने टाइम में फैलेगा, इंटेलिजेंट एजेंट्स के उन्होंने बताया था। अब ये इसकी केस स्टडीज है, बताया हुआ इंटेलिजेंट एजेंट्स आर हेल्पिंग प्रॉक्टर एंड गैम्बल शॉर्टन द रिप्लेनिशमेंट साइकिल फॉर प्रोडक्ट्स सच एज बॉक्स ऑफ टाइड।
तो जो वहाँ पे फॉरन में क्या होता है कि वॉलमार्ट से डिफरेंट स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स से टाइड है। वो देखता है कि भाई सप्लायर्स के पास कौन सा है, कि सप्लायर के पास कम है, और अगर एक सप्लायर के पास कम है तो आप इसकी पूरी पड़ेंगे, तो वो कहेगा कि दूसरे से शेड्यूल करके देगा। डिफरेंट रिटेल्स में देखता है कि इस रिटेल स्टोर में टाइट की जरूरत कम है या इसमें ज्यादा है, अकॉर्डिंगली वो शेल्फ का देखता है कि भाई डिस्टेंस कितना है, वेदर की कंडीशंस क्या है, वहाँ पे बाइंग जो लोगों के पैटर्न है वो क्या है, तो अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करता है कि शेल्फ पे कैसे जाए। और वो जो इंटेलिजेंट एजेंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ऑर्डर देता है कि भाई किस रिटेल स्टोर को आपने कहाँ से पहुंचाएं, किसको क्विकली पहुंचाएं, किसकी, इवन ये भी बताएगा कि अगर आप रास्ते में हैं और यहाँ पे इससे ज्यादा नीड जनरेट हो गई किसी भी वजह से और वहाँ पे बाइंग पावर ज्यादा है, कोई एपिडेमिक आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं फ्लोरिडा में था और फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान टोबैको कंपनी में अगर वर्किंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं सिगरेट की कहाँ डिमांड है, लेकिन अगर कहीं पे फ्लड जनरेट हो रहा है किस एरिया में, तो वो अगर इंटेलिजेंट एजेंट है तो इंटेलिजेंट एजेंट रास्ते में उसको रोक देगा ओवर द नाइट, अगर ह्यूमंस नहीं है, कि भाई यहाँ पे रिटेल स्टोर्स पे ना भिजवाएं, कहीं और भिजवा दें, क्योंकि यहाँ पे फ्लड का या किसी और चीज का खतरा है, ये प्रोडक्ट जाया हो सकता है। फ्लोरिडा में जब मैं था तो वहां पे क्या हुआ कि एकदम से पानी की और डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ गई, क्योंकि वहां पे फ्लड आ रहा था, फ्लड था, हरिकेन था वहां पे उस वक्त, जो हरिकेन था वो मैथ्यू हरिकेन वहां पे था, मैथ्यू था या कैटरीना, कोई एक हरिकेन उस वक्त आ रहा था 2016 एंड में, और 17 में दो हरिकेन वहां पे आए जब मैं फ्लोरिडा में। तो अकॉर्डिंगली वॉलमार्ट की और डिफरेंट वहां पे टारगेट स्टोर्स हैं, इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल के, जो उनको मैनेज करते हैं सप्लाई चेन को। ये ह्यूमंस इतने एक्सपर्टीज के अलावा ही सप्लाई चेन में इंटेलिजेंटली वो डायनामिकली बिहेव कर रहे होते हैं, और वो उनका नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन हो चुका है जिसके जरिए उनको मिलियन ऑफ डॉलर्स की सेविंग होती है। हाइब्रिड एआई ये होता है कि जेनेटिक एल्गोरिथम, फजी लॉजिक को आप एक साथ यूज कर सकते हैं डिफरेंट अकॉर्डिंग टू नीड। फॉर एग्जांपल मेट्सुशिता एक न्यूरो फजी वॉशिंग मशीन जापान ने बनाई हुई जो कंबाइन करती है फजी लॉजिक और न्यूरल नेटवर्क को, ताकि जो कम वॉशिंग उसको ऑप्टिमाइज कर सके। बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको भी लाजमी देखिएगा, आप एंजॉय करेंगे। और इससे भी अच्छा ये होता है कि आप जितनी केस स्टडी देखते हैं आपका माइंड और आपका होराइजन बढ़ जाता है, फिर आप उसको डिफरेंट सिचुएशंस पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, यही आपका फिर नॉलेज बनता है। एक मिनट मुझे दीजिएगा, बैटरी लो, सॉरी बैटरी लो थी, तो मैं कुछ इसको फॉरवर्ड करता हूँ। इसके साथ ही हमारा लेक्चर आज का एंड हुआ, और हमने जो पार्ट 3 था ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, ये चैप्टर 11 मैनेजिंग नॉलेज। इसमें आपने नॉलेज की पहले टाइप्स देखी कि आपके पास नॉलेज टैसिट नॉलेज है, और आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंटेड नॉलेज, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये सब चीजें आपने देखी। उसको मैनेज करने के डिफरेंट सिस्टम्स देखे। फिर सेकंड फेज में हमने देखा कि अगर नॉलेज है, अच्छा फर्स्ट ही में हमने देखा कि नॉलेज को एक्वायर किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, उसको डिसिमिनेट किया जाता है, और उसका फायदा क्या होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर कैसे सेव होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा सेकंड फेज में पार्ट 2 में कि जो नॉलेज है उसकी उसके 3 जनरल फॉर्मेट है। जनरल नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का हमारे पास सिस्टम है जिसमें नॉलेज को सेव किया और डिसिमिनेट। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज वर्क स्टेशन जो कैड के सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन और सिमुलेटर्स वगैरह, या श्लम बर्जर की सिमुलेशन ड्रिलिंग की उसमें होती हैं, या पाकिस्तान टोबैको कंपनी सप्लाई चेन की सिमुलेशन देता होगा, या बोइंग की सिमुलेशन जो अपने पायलट्स को उसमें देता है, जो कि बाकी एयरलाइंस को भी लेनी चाहिए। एमिरेट्स वगैरह सिमुलेशन वगैरह यूज करते हैं, वो उसमें होती है। और थर्ड जो था हमारे पास स्पेशल सॉफ्टवेयर थे, अच्छा ये तो उसके अंदर आ गया। थर्ड जो था हमारे पास वो फर्स्ट जो था वो जनरलाइज था, सेकंड सॉफ्टवेयर का था, और जो थर्ड था हमारे पास, सॉरी मेरे जहन से निकल गया, एक नजर देख लें, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सर मैं आज नशिस्त है, मैं इस चैप्टर को खत्म करना चाह रहा हूँ। अच्छा जो तीसरी चीज थी हमारे पास वो क्या थी, ये इन्होंने इस पिक्चर में बताई हुई है। हाँ ये था तीसरा, इंटेलिजेंट एजेंट टेक्निक्स आप हमारे पास आ गई थी। पहला जनरलाइज था, सेकंड ये था, और तीसरे फेज में जब हम आए थे तो वो इंटेलिजेंट टेक्निक्स के पास हम आ गए थे। और इंटेलिजेंट टेक्निक्स हमारे पास क्या थी, इंटेलिजेंट टेक्निक्स में हमने देखा कि हम जो टेस्टेड नॉलेज है उसको एक्सपर्ट सिस्टम्स के जरिए हम हैंडल उसको कर सकते हैं, जिसमें हम इफ देन स्टेटमेंट्स को यूज करके हम डिजाइन करते हैं, क्रेडिट देना है कि नहीं देना, मशीन में खराबी है कि नहीं है, एंड डिफरेंट चीजें थी। फिर उसके बाद हम सेकंड फेज में गए जहाँ पे हमने फजी लॉजिक को हमने यूज किया। फजी लॉजिक के जरिए हमने बताया
और सनराइज जो जापान की ट्रेन की मैंने आपको एग्जांपल्स दी वो फजी लॉजिक का था, और कैमरे का जो आपका ऑटो फोकस होता है वो फजी लॉजिक के जरिए था। फिर केस बेस्ड रीजनिंग की मैंने आपको एग्जांपल दी कि जिसके जरिए मैंने पाकिस्तान टोबैको कंपनी की थी, और कि भाई एक मशीन उन्होंने ले ली, उसका पूरा केस बेस बनाया, फ्यूचर में जब भी वैसी मशीन लेंगे तो पूरा केस बेस बना होगा कि भाई इसके फायदे नुकसान क्या थे। उसके अलावा अगर कोई मैकेनिक है उसने एक गाड़ी का रेडिएटर इस तरह ठीक किया तो वो सेकंड केस बेस बना के किसी और गाड़ी का वैसे ही रेडिएटर ठीक करेगा, ये भी एग्जांपल है। फिर उसके बाद हम गए तो हमने मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क की एग्जांपल देखी। मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के जरिए जो है क्या क्या फायदे हो सकते हैं, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स को कैसे आप कैप्चर कर सकते हैं। और मैंने मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क की डिफरेंट और भी आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी लेक्चर के दौरान। और मैंने आपको गाइड भी किया कि ये ग्रोइंग फील्ड है जिसको आप मर्ज करते हैं सप्लाई चेन के साथ और क्वालिटी इंजीनियरिंग के साथ लोग मर्ज करके काम कर रहे हैं। पर जो लास्ट हमने देखा तो हमने इंटेलिजेंट एजेंट्स की बात की, जो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और इसके अंदर हमने प्रॉक्टर एंड गैम्बल की केस स्टडी को देखा, स्टडी किया कि वो डिफरेंट इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं, किस तरह वो सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एज अ सप्लायर कम्युनिकेट करते हैं, आपस में देखते हैं कि कहाँ पे शेल्स खाली हो रहे हैं, तो इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं और आपस में डिस्ट्रीब्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं। तो इसके साथ ही चैप्टर खत्म हुआ और दिस वाज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ एमआईएस। और आई होप कि आपको जो आजकल दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही हैं उसका एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि ओवरऑल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो डिसीजन साइंसेज हैं, डेटा साइंसेज हैं, वो मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के साथ हाउ आई कैन मर्ज डिसीजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस। तो आपको एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिला होगा। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। इसके हवाले से जो क्वेश्चन होंगे मुझे काइंडली ईमेल कर दीजिएगा खावर KHAWAR@peshawar.edu.pk पे। और इसके अलावा लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी इंशाल्लाह हम लेंगे। और लाजमी इसकी केस स्टडीज को आपने देखना है। केस स्टडीज मैंने काफी स्किप की हैं। केस स्टडी से ही आपको फायदा होगा और आपका विजडम और नॉलेज है वो बढ़ेगा, ताकि कल को आप कहीं बैठे हैं तो इंटरव्यू में आपकी इससे वर्थ बढ़े इंशाल्लाह। आई होप कि आप काफी समझ आई होगी। इसके अलावा भी कुछ है तो मैं ईमेल कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।